नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मर। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ऐसा इलेक्ट्रिकल वीडियो जो सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करेगा बल्कि आपको एक बेहतर इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर की तरह सोचना सिखाएगा। तो वीडियो को देखिए, लेकिन ध्यान से सुनिए भी, क्योंकि हर सवाल आखिरी तक गेम बदल सकता है। बिल्कुल। और आज हम जिस सोर्स मटेरियल का गहन विश्लेषण कर रहे हैं उसका विषय है द टेक्निकल आर्किटेक्चर एंड सेफ्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। हाँ, और हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारे पावर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन इसके अंदर की टेक्निकल डिटेल्स और सेफ्टी सिस्टम्स कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं, इस पर आज हम एक बेहद सीरियस और डिटेल ओरिएंटेड चर्चा करने वाले हैं। सही कहा आपने। इस सेशन का मकसद सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, हमें उन इंजीनियरिंग लॉजिक्स को समझना है जो इन मशीन्स को 24 घंटे चलने के काबिल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एक बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आखिर करता क्या है? देखिए, मूल रूप से यह एक ऐसी मशीन है जो 11 केवी यानी हाई टेंशन एचटी वोल्टेज को 433 वोल्ट एसी यानी लो टेंशन एलटी वोल्टेज में बदलती है, यानी स्टेप डाउन करती है। हाँ बिल्कुल, स्टेप डाउन करती है। आज का हमारा फोकस मूल रूप से 3 फेज 50 हर्ट्ज सिस्टम पर है। ये वही सिस्टम है जो आमतौर पर इंडस्ट्रीज, रेजिडेंशियल कॉलोनीज और बड़े लोड्स को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस चर्चा को हम एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेशन की तरह ही आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिक स्पेसिफिकेशंस और क्या-क्या होते हैं इसमें? अगर हम प्राइमरी वोल्टेज की बात करें तो वो 11,000 वोल्ट होता है और सेकेंडरी वोल्टेज 433 वोल्ट होता है लाइन टू लाइन। इसमें जो वेक्टर ग्रुप सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो है डाई 11। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और इसकी कूलिंग कैसे होती है? कूलिंग आमतौर पर ओनन टाइप की होती है, यानी ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। इन सभी स्पेसिफिकेशंस के पीछे प्योर फिजिक्स और लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा सॉलिड लॉजिक छिपाया है। तो इन इंटरनल लॉजिक्स को समझने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर के कोर कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना चाहिए। सोर्स मटेरियल में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोर हमेशा CRGO स्टील से बनता है। हाँ, CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। सही। अगर हम इसके पीछे की इंजीनियरिंग देखें तो आखिर सॉलिड लोहे का ब्लॉक क्यों नहीं यूज करते? कोर का प्राइमरी फंक्शन तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एक रास्ता देना है ना? बिल्कुल। कोर का काम मैग्नेटिक फ्लक्स को एक लो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करना है। प्राइमरी वाइंडिंग से निकला हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के जरिए ही सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है। लेकिन अगर हम सॉलिड लोहे का ब्लॉक यूज करेंगे तो 2 मेन एनर्जी लॉसेस बहुत बढ़ जाएंगे, एडी करंट लॉस और हाइस्टेरेसिस लॉस। एडी करंट लॉस यानी वो सर्कुलर करंट्स जो मेटल के अंदर घूमने लगते हैं। सही पकड़ा आपने। अगर कोर एक सॉलिड लोहे का ब्लॉक होता तो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उस सॉलिड मेटल के अंदर छोटे छोटे सर्कुलर करंट्स पैदा कर देता। इन्हीं को एडी करंट्स कहते हैं। और इनका नुकसान क्या है? ये ट्रांसफार्मर को एक हीटर की तरह गर्म कर देते। ये प्योर एनर्जी वेस्ट है। इस वेस्ट को रोकने के लिए ही हम कोर को पतली पतली शीट्स या लैमिनेशंस में काट देते हैं और हर शीट पर वार्निश की कोटिंग करते हैं ताकि वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेट रहें। अच्छा, तो लैमिनेशंस एसेंशियली उन सर्कुलर एडी करंट्स का रास्ता ब्लॉक कर देती हैं। बिल्कुल। अब दूसरा लॉस है हिस्टेरेसिस लॉस। इसे हम एक तरह का मैग्नेटिक फ्रिक्शन समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फ्रिक्शन, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, एसी करंट हर सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है, जिसका मतलब है कि कोर के अंदर के मैग्नेटिक डोमेन्स को भी हर बार अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। इस बार बार अलाइन और रीअलाइन होने की प्रोसेस में जो एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट होती है वही हिस्टेरेसिस लॉस है। तो इससे कम कैसे किया जाता है? इसे मिनिमाइज करने के लिए कोर में सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन उस मेटल की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को बढ़ा देता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को काफी इंप्रूव करता है। और वो जो CRGO टर्म था, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, उसमें ग्रेन ओरिएंटेड का क्या लॉजिक है? वो बहुत ही बढ़िया मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। CRGO मटेरियल होने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान स्टील के ग्रेन्स को मैकेनिकली एक ही डायरेक्शन में सेट कर दिया गया है। इसका एक सिंपल एग्जांपल लकड़ी का ले सकते हैं। जैसे लकड़ी को काटना? हाँ, जैसे एक लकड़ी में आरी चलाना आसान होता है अगर आप ग्रेन्स के डायरेक्शन में काटे, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने में बहुत कम रेजिस्टेंस मिलता है अगर वो स्टील के ग्रेन्स की दिशा में ट्रैवल करे। ये कोर डिजाइन अपने आप में थर्मल और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का एक मास्टर क्लास है। वाकई। अब इन्हीं टेक्निकल बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए वाइंडिंग्स पर आते हैं। कोर के ऊपर हमारी वाइंडिंग्स होती हैं,
प्राइमरी या एचटी साइड 11 केवी के लिए डिजाइन होती है। हाँ, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं और करंट कम होता है। इसका कनेक्शन डेल्टा में होता है। और वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी या एलटी साइड 433 वोल्ट की होती है, जिसमें टर्न्स कम होते हैं, करंट ज्यादा होता है और स्टार कनेक्शन होता है। सही कहा। प्राइमरी में डेल्टा और सेकेंडरी में स्टार कनेक्शन रखने का टेक्निकल वैलिडेशन एकदम क्लियर है। प्राइमरी साइड पर हम पावर ग्रिड से पावर रिसीव कर रहे हैं। 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन में हमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए डेल्टा कनेक्शन सबसे इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच है वहां। बिल्कुल। एचटी साइड पर वोल्टेज बहुत हाई है, जिसका मतलब है कि सेम पावर के लिए करंट बहुत कम होगा। करंट कम होने के कारण वाइंडिंग का वायर पतला होता है, लेकिन उस हाई वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए हमें लूप्स या टर्न्स की संख्या बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है। लेकिन सेकेंडरी साइड पर आते ही पूरा मैथमेटिक्स और लोड रिक्वायरमेंट दोनों बदल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एलटी साइड पर लाइन टू लाइन वोल्टेज भले ही 433 वोल्ट होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हमें सिंगल फेज पावर चाहिए होती है, खासकर रेजिडेंशियल और कमर्शियल लोड्स में। हाँ, एक आम घर का लोड तो 230 या 240 वोल्ट पर ही चलता है। और ये 240 वोल्ट हमें एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच ही मिल सकता है। स्टार कनेक्शन का सेंटर पॉइंट हमें वो न्यूट्रल वायर प्रोवाइड करता है जो कि डेल्टा में नामुमकिन था। एक बात और, सेकेंडरी साइड पर करंट का क्या कैलकुलेशन बनता है? क्योंकि सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज 11,000 से घटकर सिर्फ 433 रह गया है, तो पावर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए करंट कई गुना बढ़ जाता है। तो इस हैवी लोड करंट को बिना पिघले कैरी करने के लिए क्या किया जाता है? इसके लिए सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स भले ही कम हो, लेकिन उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कंडक्टर की मोटाई बहुत ज्यादा रखी जाती है, ताकि हाई करंट आसानी से फ्लो हो सके। क्लियर है। और शुरू में हमने डायन 11 वेक्टर ग्रुप का जिक्र किया था। ये 11 क्या दर्शाता है? ये 11 एसेंशियली कनेक्शन का फेज शिफ्ट बताता है। इसका मतलब है कि सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से 30 डिग्रीज आगे है, यानी लीड करता है। इसे एक घड़ी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं क्या? जैसे 11 बजते हैं। बिल्कुल वही एग्जाम्पल बेस्ट है। जैसे घड़ी में जब 11 बजते हैं तो छोटी सुई 12 बजे के मार्क से 30 डिग्री पहले होती है। ये वेक्टर ग्रुप पैरेलल ऑपरेशन के वक्त दो ट्रांसफॉर्मर्स को परफेक्टली मैच करने के लिए सबसे जरूरी पैरामीटर है। अच्छा, अब जब हमने ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल फिजिक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स और वाइंडिंग रिलेशंस को एस्टैब्लिश कर लिया है, तो मुझे लगता है हम एक्सटर्नल सेफ्टी डिवाइसेस की तरफ बढ़ सकते हैं। जरूर। एक हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर तेल से यानी ट्रांसफॉर्मर ऑयल से भरा होता है। ये तेल कूलिंग और इंसुलेशन दोनों का काम करता है। लेकिन इंटरनल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए सबसे प्राइमरी डिवाइस होता है बुकहोल्स रिले। हाँ, बुकहोल्स रिले। इसे मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच के पाइप में लगाया जाता है ना? सही। इस रिले का वर्किंग प्रिंसिपल पूरी तरह से केमिकल डीकम्पोजिशन और फ्लूइड मैकेनिक्स पर आधारित है। वो कैसे? मतलब फॉल्ट आने पर अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होता है? देखिए, जब वाइंडिंग के अंदर कोई माइनर इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है तो उस आर्क की हीट से ट्रांसफॉर्मर ऑयल जलने लगता है। इस जलने की वजह से हाइड्रोजन या मीथेन जैसी हाइड्रोकार्बन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। और क्योंकि गैसेस तेल से हल्की होती हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठेंगे। एग्जैक्टली। ऊपर उठकर वो इस रिले के चेंबर में जमा हो जाती हैं और इस गैस के एक्यूमुलेशन के आधार पर ही बुकहोल्स रिले 2 स्टेप में काम करता है। वो 2 स्टेप्स क्या हैं? रिले के अंदर 2 फ्लोट या हिंज्ड फ्लैप्स होते हैं। पहला स्टेप माइनर फॉल्ट के लिए है। जब धीरे धीरे गैस जमा होती है तो रिले के अपर चेंबर में ऑयल लेवल नीचे जाता है। इससे अपर फ्लोट नीचे गिरता है और एक मर्क्यूरी स्विच के जरिए अलार्म सर्किट को क्लोज कर देता है। यानी ये ऑपरेटर के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ, लेकिन दूसरा स्टेप मेजर फॉल्ट के लिए है। अगर फॉल्ट अचानक और बहुत बड़ा हो जाए, जैसे वाइंडिंग पूरी तरह आपस में शॉर्ट हो जाए, तो बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। उससे तो टेल में एक बड़ा धमाका हो सकता है। ये सर्ज ऑफ ऑयल रिले के लोअर फ्लैप को बड़ी तेजी से हिट करता है। और लोअर फ्लैप क्या करता है? ये फ्लैप तुरंत ट्रिप कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देता है। ये सिग्नल सीधा 11 kV VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को जाता है, जो ट्रांसफॉर्मर को मिली सेकेंड्स में सप्लाई से काट देता है। बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन देखिए, एक इंजीनियरिंग सिस्टम में हम किसी एक डिवाइस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। अगर ऑयल सर्ज इतना ज्यादा हो कि बुशहोल्स रिले फेल हो जाए या मैकेनिकल जैम होने की वजह से टाइम पर ऑपरेट ना करे, तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसफॉर्मर का टैंक एक्सेसिव प्रेशर से फट सकता है। यहीं पर एक्सप्लोजन वेंट एक मैकेनिकल फेल सेफ की तरह काम करता है। एक्सप्लोजन वेंट? ये एसेंशियली ट्रांसफॉर्मर टैंक के ऊपर लगा एक मोटा पाइप होता है ना? हाँ, जिसके एंड पर एक नाजुक मेटालिक डायफ्राम या थिन शीट लगी होती है।
जब टैंक के अंदर का प्रेशर डिजाइन लिमिट को क्रॉस करता है तो मैं टैंक के फटने से पहले ये डायफ्राम फट जाता है। इससे फायदा क्या होता है? तेल तो बाहर आ जाएगा। फायदा ये है कि सारा एक्सट्रीम प्रेशर और खौलता हुआ तेल वहां से बाहर निकल जाता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ये देखने में डिस्ट्रक्टिव लगता है, लेकिन ये पूरे सबस्टेशन को एक कैटास्ट्रोफिक श्रैपनल एक्सप्लोजन से बचा लेता है। टैंक के टुकड़े हवा में नहीं उड़ते। सही बात है। मैकेनिकल सेफ्टी के साथ साथ मैंने सुना है ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट ब्रीदिंग की प्रोसेस भी चलती रहती है। बिल्कुल, ये ब्रीदिंग कंजर्वेटर टैंक और सिलिका जेल ब्रीदर से जुड़ी है। होता यह है कि जब ट्रांसफार्मर पर इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ता है तो I2R लॉसेस की वजह से तेल गर्म होता है और थर्मली एक्सपैंड करता है। और क्योंकि मेरा टैंक कंप्लीटली भरा होता है तो ये फैला हुआ एक्सेस तेल कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है, जो एक रिजर्व स्पेस का काम करता है। सही। और जब लोड कम होता है या रात को टेम्परेचर गिरता है तो तेल सिकुड़ता है और वापस मेन टैंक में आता है। इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कंजर्वेटर टैंक में वैक्यूम बनता है और वो बाहर से हवा अंदर खींचता है, जैसे हम सांस लेते हैं। लेकिन बाहरी हवा में तो मॉइस्चर यानी नमी होती है। अगर वो ट्रांसफार्मर ऑयल में चली जाए तो वो ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बुरी तरह डिग्रेड कर सकती है। मॉइस्चर तेल की इंसुलेशन को कंप्लीटली खत्म कर देता है। यही सबसे बड़ा खतरा है। इस मॉइस्चर एंट्री को रोकने के लिए ही इनलेट पाइप पर सिलिका जेल ब्रीदर लगाया जाता है। ठीक। हाँ, हवा इस ब्रीदर के अंदर से होकर गुजरती है, जहाँ सिलिका जेल के क्रिस्टल्स फिल्टर का काम करते हैं और सारी नमी सोख लेते हैं। नॉर्मल और एक्टिव कंडीशन में इन क्रिस्टल्स का रंग नीला होता है और जैसे जैसे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर रिएक्ट करता है और ये गुलाबी यानी पिंक रंग में बदल जाता है। बिल्कुल, पिंक होने का सीधा मतलब है कि सिलिका जेल कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है। अब इसे रिप्लेस करना या हीट करके वापस ड्राई करना जरूरी हो गया है। अगर आपको ऐसे पावरफुल वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ नॉलेज सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। सही कहा। अब उस मॉइस्चर और इंटरनल प्रेशर के अलावा एक और चीज है जो ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो है हीट। हाँ, हीट। और इसे मॉनिटर करने के लिए हमारे पास OTI और WTI होते हैं, यानी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। बिल्कुल। OTI का मैकेनिज्म काफी सिंपल है। उसका प्रोब सीधा ट्रांसफार्मर ऑयल की टॉप लेयर में डूबा होता है। लेकिन WTI का कॉन्सेप्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। कॉम्प्लेक्स क्यों? वाइंडिंग का टेम्परेचर डायरेक्ट क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि हाई वोल्टेज की लाइव वाइंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई थर्मोमीटर लगाना टेक्निकली इम्पॉसिबल और अनसेफ है। अब 11,000 वोल्ट की वाइंडिंग पर मेटल प्रोब नहीं लगा सकते। अच्छा, तो WTI रीडिंग कैसे लेता है? इसलिए WTI एक प्रॉक्सी मेजरमेंट सिस्टम यानी हीट सिमुलेशन का उपयोग करता है। WTI का प्रोब भी ऑयल में ही डूबा होता है, लेकिन उस प्रोब के चारों तरफ एक हीटर कॉइल लिपटी होती है। ये कॉइल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी या सेकेंडरी में लगे एक करंट ट्रांसफार्मर या CT से जुड़ी होती है। ओह, मैं समझा। ये प्रॉक्सी मेजरमेंट एक बहुत प्रैक्टिकल वर्क अराउंड है। जब ट्रांसफार्मर पर लोड करंट बढ़ता है तो वो CT प्रोपोर्शनेटली ज्यादा करंट उस हीटर कॉइल में भेजता है। सही पकड़ा आपने। कॉइल गर्म होती है और WTI प्रोब का टेम्परेचर आर्टिफिशियली बढ़ा देती है। ये एक्स्ट्रा हीट उस हीट के बराबर कैलिब्रेट की जाती है जो एक्चुअल वाइंडिंग में पैदा हो रही होती है। इस तरह सिस्टम को ट्रिक करके बिना वाइंडिंग को टच किए हम एग्जैक्ट वाइंडिंग टेम्परेचर नाप लेते हैं। बिल्कुल। और OTI और WTI दोनों में माइक्रो स्विचेस होते हैं। एक प्रीसेट टेम्परेचर क्रॉस होने पर पहले अलार्म सर्किट क्लोज होता है, और अगर लोड कम नहीं किया गया और टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक पहुंच गया तो उनका हाई टेम्परेचर कांटेक्ट ब्रेकर को डायरेक्ट ट्रिप कमांड भेज देता है ताकि ट्रांसफार्मर आइसोलेशन में आ जाए। इन सेंसर्स के अलावा ट्रांसफार्मर को बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए रोबस्ट इलेक्ट्रिकल रिलेज भी तो होते हैं। हाँ, ओवर करंट प्रोटेक्शन सबसे कॉमन है। प्राइमरी साइड में ये VCB और न्यूमेरिकल रिलेज के थ्रू काम करती है, और सेकेंडरी साइड में एयर सर्किट ब्रेकर्स यानी ACB या मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स MCCB के थ्रू। ये ब्रेकर्स लाइन में आने वाले किसी भी एक्सटर्नल ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट को ट्रांसफार्मर तक पहुंचने से पहले ही आइसोलेट कर देते हैं। सही। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण सिस्टम है अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अगर वाइंडिंग का इंसुलेशन फेल हो जाए और करंट कोर या टैंक की बॉडी की तरफ लीक होने लगे तो न्यूट्रल अर्थिंग CT उस लीकेज को फौरन सेंस कर लेती है, और सेंस करते ही सर्किट को ट्रिप कर देती है। इसके साथ ही सोर्स में बड़े डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का भी जिक्र है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, पर इसका लॉजिक सिंपल है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को हम एक स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग लेजर या तराजू की तरह समझ सकते हैं। ये किरचॉफ के करंट लॉ पर आधारित है। यानी एक ट्रांसफार्मर में जितनी पावर एंटर कर रही है, टर्न रेशो को ध्यान में रखते हुए
उतनी ही पावर एग्जिट करनी चाहिए। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। हम प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों पर करंट ट्रांसफॉर्मर्स लगाते हैं और उनके इनपुट्स को डिफरेंशियल रिले में कंपेयर करते हैं। तो अगर 11 केवी साइड का इनपुट करंट और 433 वोल्ट साइड का आउटपुट करंट परफेक्टली मैच करते हैं तो सिस्टम स्टेबल है। हाँ, लेकिन अगर रिले देखती है कि प्राइमरी से पावर अंदर तो जा रही है लेकिन सेकेंडरी से उस प्रोपोर्शन में बाहर नहीं आ रही, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो पावर ट्रांसफार्मर के अंदर ही किसी इंटरनल शॉर्ट सर्किट में कंज्यूम हो रही है। बिल्कुल सही। और ये डिटेक्ट होते ही डिफरेंशियल रिले बिना किसी डिले के इंस्टेंट ट्रिपिंग करवाती है ताकि वाइंडिंग और कोर को आग लगने से बचाया जा सके। ये सिस्टम एक्सटर्नल फॉल्ट्स पर रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ ट्रांसफार्मर के अंदर के फॉल्ट्स के लिए है। प्रोटेक्शन सिस्टम्स के इस फ्लो के बाद जरूरी है कि हम कनेक्शन फ्लो को भी समझें कि एक्चुअल पावर ट्रेवल कैसे करती है। ये भी काफी सिस्टमैटिक है। HT साइड पर 11 kV ग्रिड लाइन सबसे पहले गैंग ऑपरेटेड यानी जियो स्विच में आती है। ये स्विच एक मैनुअली ऑपरेटेड मैकेनिकल डिस्कनेक्ट है जो आमतौर पर किसी मेंटेनेंस के दौरान पूरे सिस्टम को फिजिकल आइसोलेशन देने के काम आता है। सही। जियो स्विच के तुरंत बाद लाइटनिंग अरेस्टर यानी LA लगाए जाते हैं। अगर लाइन पर आसमानी बिजली गिरती है या कोई हाई वोल्टेज स्विचिंग सर्ज आता है तो LA उस मैसिव वोल्टेज को ग्राउंड की तरफ डाइवर्ट कर देता है। उसके बाद लाइन VCB में जाती होगी। हाँ, VCB जो ऑटोमेटिक ट्रिपिंग मैकेनिज्म है। फिर वहां से करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी CT और PT आते हैं जो मीटरिंग और प्रोटेक्शन रिलेज को कंटिन्यूअसली वोल्टेज और करंट का डेटा फीड करते हैं। और आखिर में पावर ट्रांसफार्मर की HT बुशिंग के जरिए इंटरनल प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवेश करती है। बिल्कुल। और LT साइड पर भी इसी लॉजिक को लगभग रिवर्स ऑर्डर में फॉलो किया जाता है। वोल्टेज 433 वोल्ट स्टेप डाउन होने के बाद पावर LT बुशिंग से बाहर निकलती है। वहां से हेवी केबल्स या बस डक्ट के जरिए पावर मेन ACB या MCCB पैनल में जाती है। ये ब्रेकर लो वोल्टेज तरफ का मेन प्रोटेक्टिव बैरियर हो गया। सही। इस ब्रेकर से क्रॉस होने के बाद पावर मेन बस बार पर आती है और वहां से अलग अलग आउटगोइंग फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स के माध्यम से पूरे प्लांट या सिटी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस पूरे ट्रांसमिशन फ्लो के दौरान सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए अर्थिंग का रोल सबसे क्रिटिकल होता है, राइट? हाँ, सोर्स नोट्स डिफाइन करते हैं कि ट्रांसफार्मर में बॉडी अर्थिंग और न्यूट्रल अर्थिंग दोनों अनिवार्य हैं। हाँ, और कम से कम 2 अलग-अलग अर्थ पिट्स होने चाहिए हर एक के लिए। अर्थिंग सिस्टम पर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स इतने सख्त इसलिए हैं क्योंकि ये ह्यूमन सेफ्टी और इक्विपमेंट स्टेबिलिटी दोनों का फाउंडेशन है। बॉडी अर्थिंग का उद्देश्य ह्यूमन सेफ्टी है, इसको डिटेल में बताएं। देखिए, ट्रांसफार्मर का टैंक प्योर लोहे का होता है। अगर किसी इंटरनल फॉल्ट की वजह से लाइव वाइंडिंग टैंक से टच हो जाए तो पूरा टैंक 11,000 वोल्ट पर चार्ज हो जाएगा। कोई भी ऑपरेटर जो टैंक को छुएगा उसे फेटल शॉक लगेगा। लेकिन अगर टैंक को डायरेक्ट सॉलिड ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है तो वो शॉर्ट सर्किट करंट ऑपरेटर की बजाय सीधा जमीन में चला जाता है। बिल्कुल। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ चुनता है और इस फ्लो से अर्थ फॉल्ट रिले सिस्टम को फौरन ट्रिप कर देती है। दूसरी तरफ न्यूट्रल अर्थिंग सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए होती है। LT साइड पर स्टार कनेक्शन के न्यूट्रल पॉइंट को जमीन से जोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाए यानी तीनों फेज में अलग अलग लोड कनेक्टेड हो तो न्यूट्रल पॉइंट अपनी जगह से शिफ्ट हो सकता है जिससे बाकी फेजेस में ओवर वोल्टेज हो सकता है। न्यूट्रल अर्थिंग उस पॉइंट को इफेक्टिवली जीरो पोटेंशियल पर फिक्स होल्ड करती है। और 2 अलग-अलग अर्थ पिट्स होने का लॉजिक? वो प्योर तरह से रिडंडेंसी पर आधारित है। अगर कोरोजन या फिजिकल डैमेज की वजह से एक अर्थ केबल टूट जाए तो बैकअप पिट हमेशा एक्टिव रहता है और सिस्टम सेफ रहता है। सेफ्टी और आइसोलेशन की इस कड़ी में इंसुलेशन की टेस्टिंग भी बहुत अहम है। ट्रांसफार्मर तेल सिर्फ हीट ट्रांसफर का माध्यम नहीं है, ये एक बेहद जरूरी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है। सही कहा। इस तेल के हेल्थ को वेरीफाई करने के लिए BDV यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट किया जाता है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हर 6 महीने में होना रिकमेंडेड है। BDV टेस्ट परफॉर्म करने का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है ना? हाँ, ट्रांसफार्मर के बॉटम ड्रेन वाल्व से सैंपल तेल निकालकर टेस्ट किट के एक कप में डाला जाता है। इस कप के अंदर 2 ब्रास इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके बीच एग्जैक्ट 2.5 मिलीमीटर का गैप सेट किया जाता है। सिर्फ 2.5 मिलीमीटर का गैप? हाँ, मशीन ऑटोमेटिकली इन इलेक्ट्रोड्स के बीच वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाती है। 20 kV, 30 kV, 40 kV। एक स्पेसिफिक हाई वोल्टेज पर तेल अपना इंसुलेशन प्रॉपर्टी खो देता है और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच एक विजिबल इलेक्ट्रिकल स्पार्क या आर्क जंप कर जाती है। और वही पॉइंट जहां आर्क आती है तेल का ब्रेकडाउन वोल्टेज या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है।
बिल्कुल। अगर तेल में थोड़ी सी भी हवा की नमी, डस्ट या स्लज होगा Right. तो ये आर्क बहुत कम वोल्टेज पर स्ट्राइक कर जाएगी, शायद 15 या 20 केवी पर ही। ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। एक नए और ड्राई तेल का बीडीवी कितना होना चाहिए? नए तेल का बीडीवी हमेशा 50 केवी या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। ये सेफ माना जाता है। इंसुलेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट मेगा टेस्ट है, जिसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस या IR टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में 1000 वोल्ट या 5000 वोल्ट डीसी अप्लाई करके वाइंडिंग और कोर या वाइंडिंग से वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस नापा जाता है। सही। ये रेजिस्टेंस हमेशा मेगा ओम्स या गीगा ओम्स में आना चाहिए। अगर ये वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब है अंदर का पेपर इंसुलेशन वीक हो चुका है और शॉर्ट सर्किट का खतरा बना हुआ है। अच्छा, इसके बाद आती है कूलिंग सिस्टम की बारी। ONN तो सबसे आम है, जिसमें ऑयल और एयर अपने नेचुरल कन्वेक्शन करंट्स के बेसिस पर सर्कुलेट करते हैं। लेकिन बड़े कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स में हीट डिसिपेशन एक चैलेंज बन जाता है। वहाँ ONF यानी ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड सिस्टम यूज होता है, जहाँ एक्सटर्नल फैंस लगाए जाते हैं। और उससे भी बड़े ट्रांसफार्मर्स में वहाँ OFF यानी ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड यूज होता है, जहाँ तेल को पंप के जरिए हीट एक्सचेंजर्स में फोर्स किया जाता है और हवा को फैंस के जरिए कूलिंग ट्यूब्स पर फोर्स किया जाता है। काफी डिटेल में डिस्कशन हो गया आज। एक आखिरी टॉपिक बचा है। हाँ, ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस या नए इंस्टॉलेशन के वक्त कमिश्निंग से पहले कुछ टेस्ट करना बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, नोट्स में 6 प्राइमरी टेस्ट का जिक्र है, जिन्हें क्रॉस किए बिना ट्रांसफार्मर को ग्रिड लाइन पर चार्ज नहीं किया जा सकता। ये प्री कमिश्निंग चेकलिस्ट होती है। पहला है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, जो अभी हमने मेगर के रेफरेंस में डिस्कस किया। दूसरा है रेशियो टेस्ट। इसमें क्या होता है? रेशियो टेस्ट में हम ट्रांसफार्मर की एक साइड पर आर्टिफिशियली लो AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर 415 वोल्ट HT साइड पर देते हैं और LT साइड का आउटपुट वोल्टेज मेजर करते हैं। ये मैथमेटिकली कंफर्म करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स का रेशियो एग्जैक्टली वही है जो नेम प्लेट पर लिखा है। अगर वाइंडिंग अंदर से शॉर्ट होगी तो ये रेशियो बदल जाएगा। ठीक। बिल्कुल। तीसरा टेस्ट है पोलैरिटी टेस्ट। ये इस बात की पुष्टि करता है कि तीनों फेजेस की वेक्टर दिशा सही है। अगर पोलैरिटी उल्टा कनेक्ट हो जाए तो क्या नुकसान है? अगर पोलैरिटी उल्टा हो और हम उसे किसी और ट्रांसफार्मर के पैरेलल में जोड़ दें तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हाईवे पर 2 गाड़ियां फुल स्पीड में एक दूसरे से टकरा जाएं। डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत जरूरी टेस्ट है। चौथा टेस्ट वेक्टर ग्रुप टेस्ट होगा। हाँ, जैसा हमने डाई 11 के बारे में समझा, ये टेस्ट फिजिकली कंफर्म करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेजेस के बीच वही एग्जैक्ट 30 डिग्री का फेज शिफ्ट मौजूद है। अगर इंटरनल कनेक्शंस में गलती से स्टार को डेल्टा की तरह जोड़ दिया गया हो तो ये टेस्ट उस मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉ को पकड़ लेता है। पांचवा टेस्ट ऑयल BDV टेस्ट है, ताकि इंश्योर हो सके कि ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज के दौरान टैंक में मॉइस्चर नहीं गया है। और छठा टेस्ट क्या है? छठा टेस्ट है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। ये टेस्ट DC ब्रिज का इस्तेमाल करके तीनों फेजेस के कंडक्टर्स का एग्जैक्ट ओहमिक रेजिस्टेंस नापता है। तीनों फेजेस का रेजिस्टेंस लगभग एक समान होना चाहिए। अगर किसी एक फेज का रेजिस्टेंस बाकी दो से थोड़ा भी अलग आता है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई जॉइंट लूज रह गया है या वायर का क्रॉस सेक्शन डैमेज हो चुका है। ये 6 टेस्ट्स एक फेल सेफ चेक पॉइंट है जो किसी भी मेजर एक्सीडेंट को पहले ही रोक लेते हैं। तो अगर हम इस पूरे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन को एक इंजीनियरिंग लॉजिक के लेंस से देखें तो इस सोर्स मटेरियल से हमें क्या फाइनल इंसाइट मिलती है? इंसाइट ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किसी सिंपल पावर फ्लो पाइप की तरह सीधा और आसान नहीं है। ये एक हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जहां मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ परफेक्ट सिंक्रोनी में काम करते हैं। सही कहा। बुकहोल्स, रिले और एक्सप्लोजन वेंट जैसे मैकेनिकल डिवाइसेस कैटास्ट्रॉफिक इंटरनल प्रेशर को रोकते हैं। WTI और OTI थर्मल ओवरलोड पर नजर रखते हैं। और सिलिका जेल ब्रीदिंग प्रोसेस की केमिकल इंटेग्रिटी बनाए रखता है। बॉडी और न्यूट्रल ईयरथिंग ग्राउंड फॉल्ट्स हैंडल करती हैं और VCBs तथा डिफरेंशियल रिलेज इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को इंस्टेंटली आइसोलेट करते हैं। एक ट्रांसफार्मर की लाइफ आमतौर पर 20 से 30 साल तय होती है। बस शर्त यह है कि उसके इन प्रोटेक्टिव रिलेज और इंसुलेशन सिस्टम्स को रेगुलरली मॉनिटर और मेंटेन किया जाए। ये वाकई प्रिवेंटिव इंजीनियरिंग का एक अल्टीमेट डिजाइन है। बिल्कुल सही समरी दिया आपने। जरा सोचिए, सिलिका जेल का रंग नीले से गुलाबी होना सिर्फ एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन ये एक मूक संकेत है जो पूरे शहर की बिजली को एक बड़े फॉल्ट यानी मॉइस्चर एंट्री से बचाता है। हमारे पावर सिस्टम में ऐसे कितने अनदेखे रक्षक हैं जो 24 घंटे बिना थके अपना काम कर रहे हैं। Thank you for watching the video. Hands up.